हाँ जी, आवाज आ रही है। सुमन जी, हाँ जी। सरकार क्यों हाँ कोई जी। अध्यादेश नहीं लाती है और अध्यादेश लाकर क्यों आप लोगों को वो नियमित नहीं कर रही है? कब तक शिक्षा मित्रों की मौत होती रहेगी? सुमन नागर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप चित्तान जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने आज हमारी बात पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में उठाई और जी। लगातार उठा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, जिस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एमपी एमएलए थे, उस समय इन्होंने, हमारे धरने चल रहे थे, उस समय इन्होंने हमसे कहा था कि देखिएगा, आप संघर्ष कीजिए, हम संघर्ष आपके साथ हैं, आप आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर हम आज आंदोलन करते हैं तो क्यों मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मतलब आंदोलन कोई विकल्प नहीं है इसका, आप स्कूल में जाइएगा, पढ़ाइएगा। देखिए, 25 जुलाई 2017 को जब हमारा समायोजन रद्द हुआ, उस समय हमें नहीं पता है हमारी कितनी मौतें हैं, हमारे भाई बहन खत्म हुए 2 दिन के अंतर्गत, क्योंकि हम बेसिक के वो है, वो हैं जो हमने जमीन तैयार की बेसिक की। उस समय बेसिक विभाग में ताले लगे हुए थे, स्कूलों में धूप जमी हुई थी जब हम विद्यालय में पहुंचे थे। और विद्यालय के जो नौनिहाल थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे थे, उनको हमें अपने बच्चों की तरह, अपनी परिवार की तरह हमें उन्हें पढ़ाया था। उस समय तो हम योग्य थे, लेकिन जैसे ही हमारा 3500 से हमारा 40,000 हुआ, हम कोर्ट ने, सरकार ने, सभी ने अयोग्य घोषित किए। मैं पूछना चाहती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि तब उन्होंने वादा किया था कि देखिएगा, आप मतलब मृत्यु को गले ना लगाएं, आप मौतों का सिलसिला रोकिएगा, हम आपका न्यायोचित समाधान करेंगे। न्यायोचित समाधान 3 महीने के लिए इन्होंने बोला था आप अपने संकल्प पत्र में, लेकिन आज 3 साल 11 महीने 12 दिन हो चुके हैं, 13 दिन शेष है हमारे समाज में रद्द होने में, जो लगातार मौतें हो रही हैं। कम से कम 2000 से ऊपर हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन खत्म हो चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, जो नारा देते हैं कि महिला सशक्तिकरण, तो उसमें सशक्तिकरण में क्या जो 50% शिक्षा मित्र महिलाएं इसमें नियुक्त की गई थी, क्या वो भारत की नागरिक नहीं है? क्या वो जो है, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आज यहाँ भाजपा के कोई भी वरिष्ठ नेता यहाँ होते, उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम महिलाएं नहीं हैं जो ग्रामीण अंचल से हम विद्यालयों में जाते हैं, और क्या हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करते हैं? एक बात बताइए, कितनी महंगाई हो रही है। एक अध्यापक हमारी साइड में बैठा हुआ है, 40,000 से 60,000 70,000 ले रहा है। एक हमें उसी विद्यालय में उसी टाइम तक हम रह रहे हैं, जो निरीक्षण हो रहा है, अगर हम नहीं है तो जो कार्रवाई अध्यापक के साथ हो रही है वो हमारे साथ होती है। तो इस चीज से हम वेतन से वंचित क्यों हैं? आप देखिएगा, इतने वरिष्ठ नेता है, भाजपा कहती है कि हमने आपका 3500 से 40 से 3500 कर दिया, तो ये कौन सा न्यायोचित समाधान हुआ 3 महीने के अंदर, ये बताइएगा। मैं अच्छा सुमन जी, एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि आज का युवा योग्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, आज का युवा योग्य नहीं है, लेकिन आप लोग तो कम से कम योग्य हैं। आप लोग इतनी मेहनत किया और इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग अध्यापक बने, नियुक्तियां हुई आप लोगों की 17 में, वेतन भी आप लोग का फिक्स किया गया सपा की सरकार में 35 से 40,000, उसके बाद घटाया गया 10,000। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये बर्ताव आप लोगों के साथ किया जा रहा है और जिस तरह से जो शिक्षा मित्र हैं उनकी मौत लगातार हो रही है, क्या लग रहा है कि सरकार जो वो भाग रही है कि जो है जहां पर आप लोग हैं वहीं पर आप लोग टिके रहे, उससे आगे आप लोग ना बढ़ने पाए? देखिएगा, अब तक तो 4 साल में हमें तो यही लगता है कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील होती हमारे प्रति सरकार, तो अब तक कुछ नहीं तो 2 शब्द तो हमारे लिए सहानुभूति के बोल देती, कम से कम 2 शब्द। लेकिन आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे प्रदेश के मतलब हमारे एक मतलब मुख्यमंत्री हैं, हमारे राजा हैं, राजा ही मान के चलेंगे हम तो, कि हमने बनाया है उन्हें, जनता के द्वारा चुने गए हैं। आप देखिएगा, हमारा ही एक योगदान ऐसा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम सपा के एजेंट हैं, सपा के हैं कार्यकर्ता हैं। हमने जी जान से, जब से हम वोटर बने हैं, मैं अपनी गारंटी देती हूँ, आज जितने शिक्षा मित्रों को मैं जानती हूँ, जिस दिन से वोटर बने हैं, भाजपा को वोट देते हैं, तो ये हमारे ऊपर क्यों लगता है कि हम सपा के एजेंट हैं? सपा के एजेंट नहीं, हम तो भाजपा के आजीवन थे और आजीवन रहेंगे।
ये मेरा नहीं देखिए सुमन नागर जी, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे, किस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी उम्मीदों के साथ जो एक मिनट सुमन जी, बड़ी उम्मीदों के साथ नौजवानों ने इस सरकार को बनाया था और बड़ी उम्मीदें थी, बड़ा भरोसा था। जिस तरीके से मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रदेश का विकास होगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है अपने वादों पर, अपने दावों पर, आज 4.5 साल का वक्त हो रहा है, चुनाव आने वाला, लेकिन अभी भी तमाम विकास अधूरे हैं, तमाम जो रोजगार के वादे किए गए थे, भर्तियां आज भी लटकी हैं, वो सब पूरी नहीं हो पाई हैं। हाँ, ये सरकार ने जब ये आई थी, इन्होंने संकल्प पत्र में हर चीज में वादा किया था कि हम विकास की रफ्तार तेज करेंगे यूपी में। देखिएगा कहीं भी मुझे तो विकास कहीं दिखाई देता नहीं है। अगर कहीं विकास हो तो बताइएगा, क्योंकि सबसे बड़ा विकास तो हमारा ही है। हम कितना अच्छा हमारा विकास सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया कि हमारा 40,000 से 3500 कर दिया। और हम क्या विकासमान है जो हमारे बच्चे हैं, हमने अपने बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे थे जब हम समायोजित हुए थे। आज हम इतने मजबूर हैं, अपने बच्चों को हमने घर बुला लिया है, तो बताइए कौन सा विकास है ये? विकास हुआ या रुका आज सरकार में, बताइएगा। ठीक है, वैभव जायसवाल जुड़े हमारे साथ, आप प्रवक्ता हैं। वैभव जी, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? जी वैभव जायसवाल जी, आपने भी चुनाव से पहले एंट्री मार दी है, चुनाव की तैयारियां आप कर रहे हैं। जो आज शिक्षा मित्र आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके सामने हैं, जिनका दर्द है आपने भी सुना है, आप सुन भी रहे हैं। 17 से लेकर आज तक इनका दर्द सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग और इनके हालात को देख रहे हैं। वेतन 40,000 से 8-10,000 रुपये ये लोग काम कर रहे हैं। इतनी महंगाई है, किस तरह से सोचिए 10,000 रुपये ये लोग गुजारा कर रहे हैं, यही लोग जानते हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, 2022 में मान लीजिए कि आपकी सरकार अगर आती है, तो किस तरह से आप शिक्षा मित्रों का साथ देंगे, किस तरह से आप जो बेरोजगार है उनको आप रोजगार देंगे? सबसे पहले तो जो आज का हमारा मुद्दा है, शिक्षा मित्र ने जिसने आज सहारनपुर में आत्महत्या किया, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे वैभव जी? सबसे पहले तो मैं अपने भाई जो इस वक्त अब हमारे बीच नहीं है, उनके प्रति मेरी संवेदना है, हम सबकी संवेदना है। और आपके माध्यम से मैं अपने सभी शिक्षा मित्रों को और अपने सभी अभ्यर्थियों को, जिन तक हमारी और आपकी आवाज पहुंच रही है, मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई रास्ता नहीं है। हताशा जरूर आप सबको लगी है, लेकिन हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यूसी न्यूज चैनल का मैं बहुत आभारी हूं कि लगातार आप सबकी आवाज बने हुए हैं। सत्ता के गूंगे बहरे जो लोग हैं उनको जगाने का प्रयास यूसी न्यूज लगातार कर रहा है, हम अपने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप निर्णय ले लेते हैं इस तरीके के, उस निर्णय से आपके पीछे आपका परिवार, ये समाज जीवन भर किस तरीके के कष्ट से गुजरेगा, इसको एक बार आप सब जरूर सोचें। और इस तरीके के निर्णय लेने से पहले ये सोचें कि जो आपके साथ खड़े हैं आज, वो आपके साथ पीछे नहीं हट रहे, जैसे कि यूसी न्यूज चैनल। मैं ये कहना चाहूंगा करीम जी कि योगी जी ने जो एक बात कही थी कि युवा योग्य नहीं है, मेरा ये कहना है योग्य नौजवानों के ऊपर अयोग्य सरकार शासन कर रही है। ये सरकार अयोग्य है, हमारे युवा, हमारे भारत देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के युवा अयोग्य नहीं है। इन युवाओं ने नासा तक के साइंटिस्टों के अंदर अपनी पहचान बनाई है। अमेरिका आज कहा जाए तो वहां के मल्टीनेशनल कंपनियों में सर्वोच्च स्थानों पे हमारे भारत के नौजवान हैं। तो हमारे नौजवान अयोग्य नहीं है, ये सरकार अयोग्य बैठी हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हमारा बहुत बड़ा एक कहा जाए कि दुर्भाग्य है। हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, आपने प्रश्न पूछा। मैं करीम जी, आपको मालूम भी है, आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने 1 जुलाई से और जो 10 जुलाई बीती, एक पदयात्रा प्रयागराज से लेके लखनऊ तक की, सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा सिर्फ हमारे इन साथियों के लिए थी। लगातार धूप में चलकर लोगों को, अभ्यर्थियों को, लोगों को जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी राज्यपाल महोदय को मिल करके आप सबकी, अभ्यर्थियों की, हमारे शिक्षा मित्रों की जो समस्या है उसको संज्ञान देकर एक प्रयास करना चाह रही है। क्योंकि हम और आप मिलकर लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, आप अपने माध्यम से कर रहे हैं, सत्ता में वो बैठे हैं, वो जो गूंगी बहरी सरकार बैठी, उसको जगाने के लिए विपक्ष के रूप में हम लगातार, हमारे आदरणीय सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह हुए,
हमारी पार्टी हुई, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सत्ता में जब आएंगे तो हमारा पहला निर्णय आपको बता दें कि 6 माह के अंदर जितनी भी लंबित भर्तियां होंगी उन्हें तत्काल सारे समाधान निकालकर भरने का प्रयास किया जाएगा। पूरे तरीके से उनका जो हक है उनको दिया जाएगा। ये वादा आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। युवाओं को रोजगार ना मिलने के कारण उन्हें जो विलंब होगा उसके लिए बेरोजगारी भत्ता जो एक आंशिक होता है उसे नहीं, एक अच्छे सम्मान राशि के रूप में उनको देने का प्रयास किया जाएगा। लंबित जितनी भर्तियां हैं उन्हें जल्द से जल्द भरने का प्रयास करने के बाद जो आगे की भर्तियां निकलेंगी, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि उन भर्तियों में ये सरकार जो भर्तियां निकालती है और फॉर्म के रूप में जो पैसे लेती है और अपनी तिजोरी भरने का काम ये जो एक कहा जाए अयोग्य सरकार कर रही है, इन सरकारों को तमाचा मारने का काम जो है आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और अच्छा, लेकिन वैभव जी एक सवाल ये है आपसे कि प्रदेश बता दूं करीम जी कि शून्य रुपए लग के आवेदन पे की जाएंगी ताकि जो भर्तियां होती हैं उनमें ये भर्तियों की आर्थिक रूप से जो कमजोरी है वो बीच में आड़े ना आए। और दूसरा वो आवेदन पत्र का उनके पास अगर जो आवेदन उन्होंने किया है तो आवेदन पत्र के दौरान जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो उसी प्रवेश पत्र के माध्यम से सारी सरकारी बसें उनके लिए मुफ्त की जाएंगी ताकि हमारे जो बेरोजगार साथी उनको कितना ज्यादा से ज्यादा हम उनको सहयोग कर सकते हैं ताकि उन्हें आर्थिक सहयोग भी मिल सके, मानसिक सहयोग भी मिल सके। और सभी आयोगों में जो मानसिक कैलेंडर के माध्यम से भर्तियों के संबंध में समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा जो भी वहां पे उनके भर्तियां हैं या जो भी है सरकारी नौकरियां हैं। संविदा के सभी साथियों को मैं अपने पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि उनकी नौकरियां स्थायी करने का कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार करे। ठीक है बाबू जी, हमारे साथ जुड़े नन्हे तिवारी जी शिक्षा मित्र कुशीनगर से। नन्हे जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? क्या नन्हे तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं? जी सर मैं जुड़े हैं। ठीक है नन्हे तिवारी जी, आप एक शिक्षा मित्र है तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई बात पूछने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है, दर्द क्या है वो भी आपको पता है। अब मेरा सवाल सीधा सा आपसे यह है कि 10,000 पर आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो इतनी महंगाई में आप आज बताइए सरकार को कि इतनी महंगाई में किस तरह से आप अपना परिवार चला रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, ताकि सरकार को मालूम पड़े कि जिन शिक्षा मित्रों के साथ मैंने धोखा किया है, हमने धोखा किया है, आज उनका हाल इतना ज्यादा बुरा है। जो सरकार आज मौन बैठी है, वैसे तो तमाम मुद्दों पर वो बात कर रही है, लेकिन आप लोगों के मुद्दों से वो भाग रही है, आप लोगों के मुद्दों पर वो बात नहीं करना चाहती है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप आज बताइए सरकार को कि 10,000 जो आप हमको दे रहे हैं, इतनी महंगाई में किस तरह से हम अपना जीवन गुजार रहे हैं। ठीक नन्हे जी। सर सबसे पहले यूपी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे मुद्दे को उठाया। सर मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होम टाउन गोरखपुर से शिक्षा मित्र हूँ। मैं नन्हे जी की आवाज बढ़ाई जाए। जी सर, मैं मुख्यमंत्री जी के होम टाउन से हूँ, उनके जिले से हूँ, गोरखपुर से। और सर जब भाजपा की सरकार बनी थी 2017 में तो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शिक्षा मित्र को स्थायी करेंगे 3 महीने के अंदर। बोलिए हमारी आवाज तो आप तो 3 महीने के अंदर स्थायी करेंगे सर। 19 मार्च 2017 को आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद सर उन्होंने भी 12 सितंबर 2015 को कहा था कि शिक्षा मित्रों का समाधान होना चाहिए और लोकसभा में भी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन आज हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी शिक्षा मित्रों को भूल चुकी है और 5,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र मर चुके हैं जो कि 95% हिंदू है। इनका हिंदुत्व कहा जाता है। और मैं एक सवाल अपने समाजवादी पार्टी विवेक पांडे जी से पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को कहती है कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ रहिए, लेकिन यही आप विधानसभा को चलने न दीजिए शिक्षा मित्र के वजह से, उसका बायकाट करिए कि शिक्षा मित्रों का समाधान करिए। तो आप क्यों नहीं विधानसभा में इस बात को कहते हैं? आप पेपर पे तो जरूर कहते हैं। विवेक जी
शिक्षा मित्र को भी आप एक सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विधानसभा का आप लोग बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं, उसको आप लोग भंग क्यों नहीं करते हैं? विवेक जी, विधानसभा में हंगामा करिए। आम आदमी पार्टी, विवेक जी, अभी एक शिक्षा मित्र बोल रहे हैं, नन्हे तिवारी जी कह रहे हैं कि आप लोग हंगामा करिए, आप लोग उनके साथ में आइए, उनके साथ में खड़े रहिए। अभी आप सुन रहे होंगे शायद उनको। आज 6 महीने बाद चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद। नन्हे तिवारी जी, एक मिनट, मेरे साथ सपा नेता विवेक जी है, नन्हे तिवारी जी, उनको आप सुनिए क्या बोल रहे हैं आप। ठीक है विवेक जी। लेकिन जिस तरीके से हमें बता रहे हैं हम हंगामा करें, आप ये बताइए विधानसभाओं को संचालित किया जा रहा है, क्या पहली बात तो नियमानुसार विधानसभा चल पा रही है, सदन चल रहा है? बिल्कुल। दूसरी बात, क्या ये सरकार सदन चलाना चाहती है? क्या जो जनसंख्या कानून लाया जा रहा है, प्रस्तावित है, क्या उसमें सर्वदलीय बैठक या सदन में उसकी चर्चा हुई है? तिवारी जी के दर्द को मैं समझ रहा हूं, लेकिन तिवारी जी बुरा मत मानिएगा, जब चुनाव का दौर आता है तो जातिवादिता में लोग बंट जाते हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको कहता हूं कि अखिलेश यादव जी का मैंने शुरू में ही कहा था, जो कार्य उन्होंने किया था उस कार्य का प्रतिफल अगर आज उनको मिला होता तो शायद ये कष्ट आप लोगों को भी नहीं देखना पड़ रहा होता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को, और मैं अभी भी आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी गलतियों को सुधारिए आप, क्योंकि मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, अब्दुल भाई भी हैं, और ये इस मंच पे जिम्मेदार जितने सभी परिपक्व लोग बैठे हैं, इनफैक्ट वैभव भाई तक की मैं बात करूं, हमारे मित्र हैं, क्योंकि अब तो चलिए ठीक है, अब तो इनसे भी हमारी बातचीत हो ही रही है। तो मैं एक ही चीज जानता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए विकासशील मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। ये जो आडंबरधारी एक आप लोगों ने धर्म के आधार पे ला करके एक गलती को बिठा दिया है सत्ता के सिंहासन पे, और वो सत्ता के सिंहासन पे बैठ के जिस प्रकार से तपस्या करने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो सत्य को ही झुठला देते हैं। पत्रकार पीटा जाता है, अगर अधिकारी पीट रहा है, अगर कोई पुलिस वाला पीटा जा रहा है तो वो तो सीधे झुठला देते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी आप जाएंगे वो तो सीधे कह देंगे कि शिक्षा मित्रों को तो हमने समाधान दे दिया है, शिक्षा मित्रों के साथ तो न्याय हो चुका है, शिक्षा मित्र झूठ बोल रहे हैं। आप उनका तो इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से सरकार में वो बने हुए हैं, इस सरकार में बनने के बाद अगर उन्होंने जितने विषय हमने इस यूसी न्यूज पे रोजगार से संबंधित उठाए हो, एक कृषि प्रावधिक का मुझे लगता है रिजल्ट छोड़कर, उसमें भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, रिजल्ट छोड़ करके मुझे नहीं लगता किसी मुद्दों पर उन्होंने सकारात्मक रुख अभी तक अपनाया है, और वो सुनना भी तो नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए तो एक ही उपाय है, मैं वैभव भाई की बात से सहमत हूं, सरकार पलटिए आप। भाई सरकार आपको पलटता है, अपने मतदान का उपयोग करके पलटता है। हम तो तभी कुछ कर सकते हैं जब हम सत्ता में हो। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ट्विटर पे, आप लगातार, तिवारी जी ट्विटर से लगता है कि आप लगातार मेरे हैंडल पे जाइए, हम तो लगातार आप लोगों की आवाज उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जब आंख वाला अंधा हो जाए, कान से सुनने वाला खुद को बहरा घोषित कर दे, तो उसके सामने आप कितना भी कुत्सित प्रयास कर लीजिए, सकारात्मक प्रयास कर लीजिए, उनके प्रवक्ताओं की एक आदर्श फौज खड़ी है सभी सुधार करने के लिए। ठीक है, हमारे साथ विवेक जी, ठीक है, त्रिभुवन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है। त्रिभुवन जी, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? त्रिभुवन जी आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। त्रिभुवन जी, क्या आपको आवाज आ रही है? त्रिभुवन जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। त्रिभुवन जी, त्रिभुवन जी क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, हम चलेंगे अभय सिंह जी के पास। क्या अभय सिंह जुड़े हमारे साथ? ठीक है, हमारे साथ इस वक्त वैभव जायसवाल जी सपा से हैं। वैभव जी, क्या आपको आवाज आ रही है? क्या वैभव जी हमारे साथ जुड़े हैं? वैभव जी आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। जी करण जी। वैभव जी, कहीं पत्रकार पीटे जा रहे हैं, कहीं शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं जब वो इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं तो वो पीटे जा रहे हैं। पीएससी भर्ती में जो अभ्यर्थी है वो उनका मेडिकल नहीं हो पाया है, वो मैदान में है। शिक्षा मित्र पिट रहे हैं, अभ्यर्थी पिट रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार चल रही है या फिर कोई दंगल मूवी चल रही है। मैं आज का विषय बड़ा गंभीर है और मैं इस सरकार को उनके क्रियाकलापों पे बोलने के लिए विवश हो जाता हूं।
मैं मुद्दों से भटकाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब चंदा चोरी की भावना लेकर बैठी हुई सरकार हो, उनके लोग मेयर लिप्त हों, प्रभु श्री राम की बात करते हैं, उन्हीं के पुण्य काम में चंदा चोरी जैसी भावना दिखती हो, ऑक्सीजन कोरोना के काल में आपदा को अवसर में बदलने के लिए तीसरी लहर की जहां पे एक कहा जाए महाकाल के रूप में हमारे प्रदेश के ऊपर ये जो आज महामारी है वो मुंह फाड़े बैठी है, इस वक्त भी ये सरकार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के नाम पे 10 लाख के हमारे इक्विपमेंट्स को 22 लाख में खरीदने का काम, 27 लाख में खरीदने का काम कर रही हो, और हमारे और आपके खून पसीने की जो टैक्स की कमाई है संक्षेप में तो लूटने का, डकैती डालने का जो काम कर रही है, ऐसी सरकार से मेरा जी आवाज आ रही है मेरी? ऐसी सरकार। वैभव जी संक्षेप में समय कम है, वैभव जी संक्षेप में समय कम है जी, संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से अपने इन साथियों के साथ हैं। ठीक है, कि लड़ाई आम आदमी पार्टी लगातार लड़ रही है। संतोष ठीक है, लड़ने बिल्कुल, जब तक ठीक है। संतोष भट्ट जी अंजाम तक नहीं पहुंचा। क्या जुड़े मेरे साथ है संतोष भट्ट? जी सर। संतोष भट्ट अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर कहना यही चाह रहे हैं, देखिए सरकार से हम ये चाहेंगे कि 4.5 साल बीत गया, अपने अपने घोषणा पत्र में हमको जगह दी थी और तमाम घटनाएं घटी कोर्ट से लेके आज तक। अब मैं सरकार से मांग करता हूं कि देखिए सर, 30-33 का जियो सरकार ने जारी किया था 68,000 में, आज 27,000 जगह खाली है। हमारे लगभग 20,000 से ही कम शिक्षा मित्र जो उसमें आवेदन करता है, सरकार अपने उसी जियो को पुनः मान के 30-33 पे हमारे जो साथी हैं उनको समायोजित करे, उनको नौकरी दे, 30-33 को लागू करे, और जिसके लिए कल बीटीसी के लोग और हमारे साथी कल धरना देने वाले हैं, हमारी ये प्रमुख मांग है। दूसरी मांग ये है, महंगाई को देखते हुए और हमारी सेवा को देखते हुए हमारे जितने भी 1,40,000 शिक्षा मित्र आज सड़क पे हैं, उनको जीवन यापन हेतु एक सम्मानित जिंदगी जीने का अवसर सरकार दे। और हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी परम पुजारी हैं, हमारे बगल के जिले से हैं, गोरखपुर से हैं, हमारी भी आस्था उनसे जुड़ी है। वो चीफ मिनिस्टर हुए थे तो हम लोगों ने सोचा था कि गोरखपुर के साथ बस्ती का भी खूब विकास होगा, लेकिन ये मैं नहीं जानता था कि हमारा ही विकास रुक जाएगा। आज मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जो हमारे ही जिले से अभय जी आपके पास आ रहे हैं, अभय जी आपके पास आ रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि वो शिक्षा मित्र को सम्मानित जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करें और अपने घोषणा पत्र को पूरा करते हुए ये न अपने आप को झूठा साबित न करें, और यही हमारी सरकार से मांग है। ठीक है, त्रिभुवन सिंह जी क्या जुड़े हमारे साथ? जी त्रिभुवन जी समय कम है तो संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब सरकार से क्या मांगे? 4.5 साल का वक्त हो गया है और अभी तक जो है सरकार ने जो दावे वादे किए थे वो उस पर तो खरे उतर नहीं पाई है। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? 4.5 सालों में मिला है ये, हाँ तो देख लीजिए 4.5 सालों में ये मिला है। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ठेके पर नौकरी और ठेके का वादा, ठेके पर नौकरी और ठेंगे का वादा, ठेके पर नौकरी और ठेंगे का वादा, यह है उत्तर प्रदेश का नारा। ठीक है, दूसरी बात मैं बता दूं कि संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है इस समय। जो वहां के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं उनका भी प्रोटेस्ट चल रहा है। पंजाब, बगल में आपके पंजाब है, पंजाब में भी प्रोटेस्ट जो है वहां भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन वहां पर जो कांग्रेस की सरकार है वो भी जो है दोगलापन दिखा रही है। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था राजस्थान में, पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने वादा किया था पंजाब में, वो भी पूरा नहीं किया।
और आज मैं राजस्थान वाले कार्यक्रम को देख करके भाजपा के जो प्रवक्ता थे वो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। तो मैंने लिखा, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में कैसा चरित्र है, उत्तर प्रदेश में आपका कैसा चरित्र है आप बताएं। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप कह रहे हो कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, तो उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा चरित्र है ये बताइए। बिल्कुल। वहां भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस की मंशा नहीं है, कांग्रेस झूठ बोलती है। तो मैं उत्तर प्रदेश में तुम कौन सा गंगाजल और अमृत पी के बोल रहे हो ये बता दो। त्रिभुवन जी, सबसे बड़ी, त्रिभुवन जी आप देख रहे हैं आज इतना बड़ा मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, आज आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी का, एक मिनट त्रिभुवन जी, सरकार की तरफ से कोई भी बैठा नहीं इस डिबेट में, कोई प्रवक्ता बीजेपी का आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है। जितने भी डिबेट हुए हैं त्रिभुवन जी, ऐसे मुद्दों पर जितनी बार यूसी न्यूज ने डिबेट किया है, हमेशा होता आ रहा है कि बीजेपी का प्रवक्ता भागता हुआ दिखा है। तो इससे तो लग रहा है ना कि जो बीजेपी ऐसे मुद्दों पर तो बात नहीं करना चाह रही है, वो तो जो आलतू फालतू मुद्दे हैं उस पर बात कर रही है वो। अगर उन्हें बात करना होता त्रिभुवन जी तो आज वो बैठते इस डिबेट में, वो बात करते आपसे आमने सामने। बोलिए। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और समय थोड़ा सा कम मिल पाया क्योंकि हमारी महिला बहनें थी। बिल्कुल और बिल्कुल। उनको 50% आरक्षण वैसे भी दिया गया है, तो मैं चाह रहा था कि वो लोग पहले बोले और उन्होंने अपनी बात रखी। करीम जी, मैं बताना चाहता हूँ इस ठेका प्रथा के अंतर्गत प्रेरक, होमगार्ड, फार्मासिस्ट, रसोईया, पैरा टीचर, एनएचआरएम, स्टाफ नर्स, आंगनबाड़ी, नरेगा, मतलब नगर निगम, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर संविदा कर्मचारियों की भर्ती की गई है और उनको आज तक राज्य सरकार का दर्जा नहीं दिया गया है कर्मचारी का। और यही भाजपा की सरकार है। त्रिभुवन जी, संक्षेप में, समय कम है। त्रिभुवन जी, संक्षेप में, समय कम है। यही भाजपा की सरकार है जो कह रही थी कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपको राज्य कर्मचारियों का दर्जा देंगे। और इसी के चलते 2 दर्जन से अधिक लोगों ने फांसी लगा ली है। अभी शाहजहांपुर में उसकी चिता ठंडी नहीं पड़ी थी कि आज सहारनपुर से एक मित्र ने हमारे फांसी लगा ली। ठीक है त्रिभुवन जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से अब यही मांग करता है यूसी न्यूज और इस देश की जनता और जो तमाम शिक्षा मित्र हैं वो, कि सरकार अब रहम करिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब रहम करिए, अब रहम खाइए हम लोगों पर। 2 दर्जन से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने जान दे दी है अवसाद ने आकर। तो जो तमाम शिक्षा मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कृपया करके अब आगे ऐसा कोई काम मत करें आप कि हमारे जो और शिक्षा मित्र हैं वो जान दे। तो इस वजह से जो मांग है शिक्षा मित्रों की, जिस तरह से उनका वेतन घटाकर 10 किया गया है उसको बढ़ाया जाए और कोई अध्यादेश लाया जाए और उन शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए। आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए यूसी।